हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे क्लास 11 के कुछ और प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्त्री धन। स्त्री धन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लिखेंगे, स्त्री धन चल संपत्ति के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के लिए स्त्री धन की संज्ञा प्रदान की गई। हिंदू व्यवस्था ने स्त्री को चल संपत्ति में पूर्ण अधिकार प्रदान किया। इसके अंतर्गत बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण इत्यादि आती थी। स्त्री धन वो चल संपत्ति थी जिसके ऊपर सामान्य परिस्थिति में स्त्री का पूर्ण अधिकार होता था। इतिहासकार ऑल्टवेयर का विचार है कि स्त्री धन का विकास कन्या मूल से हुआ, जिसे आसुर विवाह के अंतर्गत वर कन्या के पिता को प्रदान करता था। पुत्री के प्रति स्नेह के वशीभूत शुल्क का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग माता पिता उसे सौंप देते थे, जिसे वह स्वतंत्रतापूर्वक उपभोग कर सकती थी। यदि कन्या की निसंतान मृत्यु होती थी तो सारी संपत्ति उसके भाई अथवा पिता को वापस कर दी जाती थी। जहाँ कन्या मूल्य नहीं दिया जाता था, वहाँ कन्या के साथ बहुमूल्य उपहार दिए जाते थे, जिसे कन्या द्वारा विवाह उपरांत स्त्री धन के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। मनु के अनुसार स्त्री धन के 6 प्रकार को उल्लेखित किया गया है। पहला, पिता द्वारा किसी भी समय दिया जाने वाला उपहार। माता द्वारा प्रदत्त उपहार। तीसरा, भाई द्वारा दिए गए उपहार। चौथा, पति द्वारा विवाह उपरांत दिए गए उपहार। पांचवा, किसी अन्य द्वारा विवाह के समय दिए गए उपहार। और छठा, किसी अन्य द्वारा विवाह के पश्चात दिए गए उपहार। स्त्री धन पर अधिकार देखेंगे क्या क्या था। लिखेंगे, प्रारंभिक हिंदू स्मृतिकारों ने स्त्री धन पर स्त्री के अधिकार को स्वीकार करने के पश्चात भी उसमें सम्मिलित संपत्ति को बेचने का अधिकार उसे नहीं दिया है। कालांतर में स्त्री धन को 2 भाग सौदायिक तथा असौदायिक के रूप में कर दिए गए। माता पिता अथवा पति द्वारा स्त्री प्रदत्त उपहार रखे गए तथा उसे पूर्ण अधिकार दिया गया। शेष को असौदायिक की श्रेणी में रख दिया गया, जिसका केवल उपभोग करने का अधिकार स्त्री को था, वो उसे बेच नहीं सकती थी। हिंदू शास्त्रकार प्राय इस मत के ही है कि स्त्री धन का उपयोग स्त्री के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति तथा पति भी इसका उपयोग नहीं कर सकता था। किसी संकट के समय स्त्री धन का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन स्थिति सुधरने के बाद उसे वापस करने का प्रावधान भी था। स्त्री धन का उत्तराधिकारी केवल विवाहिता पुत्रियों को ही था। यदि स्त्री निसंतान मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसका धन पिता तथा भाई को वापस कर दिया जाता था। व्यभिचारिणी, अपवित्र एवं बुरे आचरण वाली स्त्रियों को स्त्री धन से वंचित कर दिए जाने का प्रावधान शास्त्रकारों द्वारा किया गया है। प्रारंभ में स्त्री धन का क्षेत्र संकुचित था। इसमें वस्त्र, आभूषण इत्यादि सम्मिलित थे अतः उन्हें पुत्री को उत्तराधिकार में देने का विरोध नहीं किया गया। लेकिन जैसे जैसे इसका क्षेत्र विकसित हो गया, स्त्री धन का विभाजन पुत्रों तथा पुत्रियों के समान रूप में किए जाने का प्रावधान मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्लेवरी इन द एंशिएंट इजिप्ट एंड द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन मिस्र एवं प्राचीन भारत की दास प्रथा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये ऐसे पूछा जाता है या फिर प्रश्न पूछते हैं, प्राचीन रोम या प्राचीन भारत की दास प्रथा। यहाँ पे पहले हम दिखा रहे हैं प्राचीन मिस्र और प्राचीन भारत की दास प्रथा। चलिए देखते हैं। प्राचीन भारत और मिस्र में दास प्रथा का चलन था। दोनों देशों के दास प्रथा में निम्नलिखित समानताएं और असमानताएं हैं। समानताएं क्या क्या है? दोनों देशों में दासों के साथ बहुत कठोरता या निर्दयता का व्यवहार नहीं होता था। दोनों ही देशों में युद्ध में पराजित सैनिकों को ही दास बनाया जाता था। दोनों ही देशों की आर्थिक व्यवस्था में दासों की कोई भूमिका नहीं होती थी। कृषि, उद्योग तथा व्यवसाय में केवल सेवक के भांति ही वो लोग कार्य करते थे। दोनों ही देशों में सुंदर दासियां मालिक की वंदनी होती थी तथा उसके द्वारा उत्पन्न पुत्र दत्तक पुत्र कहलाते थे। दोनों ही देशों में दास बाजार का उल्लेख नहीं मिलता है। दोनों ही देशों में केवल वैभवशाली और धनी व्यक्ति दास को रखते थे। असमानताएं क्या क्या है? प्राचीन भारत में
प्राचीन कानून निर्माता दासों के प्रति सहृदयता दिखाने की बात कहते हैं, वहीं दासों को स्वामियों पर नियंत्रण लगाते और दास प्रथा को समाप्त करने की बात कहते दिखाई पड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की विचारधारा मिस्र की दास प्रथा में नहीं दिखाई पड़ती। दूसरा क्या है, भारत के दास बिना किसी नियंत्रण के पारिवारिक जीवन को व्यतीत करते थे और खाली समय में वो अन्य कार्य करने का अधिकारी भी था। संपत्ति और उत्तराधिकारी का अधिकार दासों को था भारत में, जबकि इस तरह की कोई भी व्यवस्था मिस्र के दासों के साथ नहीं था या मिस्र दास प्रथा में देखने को नहीं मिलता है। भारत में अपना कर चुकाकर दासत्व से मुक्ति पा सकता था, लेकिन मिस्र में इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मेगास्थनीज ने लिखा था कि भारत में सभी स्वतंत्र थे। उसने ऐसा शायद इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ दासों के साथ अधिक कठोरता का व्यवहार नहीं होता था। आगे क्या देखेंगे, भारत में जाति व्यवस्था के कारण ऊंची जाति के लोगों को दास नहीं बनाया जाता था, जबकि मिस्र में सामाजिक रूप में प्रतिष्ठित बड़े व्यक्ति को भी गलत कार्य करने पर दंड स्वरूप दास बना लिया जाता था। ये क्या था, ये एंशियंट इजिप्ट और इंडिया के बीच का क्या था, दास प्रथा का तुलनात्मक विश्लेषण था। आगे हम लोग चलिए देखते हैं कि रोम और भारत की दास प्रथा में क्या तुलना था। भारत और रोम। भारत की अर्थव्यवस्था कभी भी दासों पर आधारित नहीं थी, जबकि रोम की अर्थव्यवस्था दास प्रथा पर आधारित थी। भारत में दास कभी भी क्रय विक्रय या उपहार की वस्तु नहीं थी, जबकि रोमन साम्राज्य में दास एक वस्तु के समान समझी जाती थी। इसे बेचा खरीदा या उपहार के स्वरूप दिया जाता था। यहाँ दास बाजार का प्रचलन था। भारत में कानून निर्माता दासों के साथ सहृदय दिखाने की बात करते हैं, वे उन्हें मुक्त कराने की बात करते हैं, लेकिन रोम में दास प्रथा को प्रोत्साहित किया जाता था। दासों को नियंत्रण करने तथा भागने पर शरण देने वालों को मृत्युदंड देने की बात कही गई है। भारत का समाज और अर्थव्यवस्था दास प्रथा से प्रभावित नहीं था। यहाँ दासों की संख्या नगण्य के समान थी। रोम में समाज और दास अर्थव्यवस्था का विकास दास व्यवस्था पर आधारित था। रोम में दासों की संख्या बहुत अधिक थी। भारत में दासों को परिवार रखने का अधिकार प्राप्त था, जबकि रोम में दासों को कोई परिवार संपत्ति या अधिकार रखने या संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो ये था रोम, भारत और मिस्र की तुलनात्मक विश्लेषण। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट वेर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वर्ण सिस्टम डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोशंस ऑफ वर्ण एंड द जाति। वर्ण व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? वर्ण एवं जाति की प्रमुख धारणाओं में अंतर निरूपित कीजिए। चलिए देखते विशेषताएं क्या क्या रही वर्ण व्यवस्था की। आर्यों के कर्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र 4 वर्णों की स्थापना की थी। आर्यों का मानना था कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघों से वैश्यों और तथा पैर से शूद्रों की उत्पत्ति हुई थी। ब्राह्मण का कार्य अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ तथा यज्ञ था। क्षत्रियों का कार्य शासन करना तथा चारों वर्णों एवं राज्य की रक्षा करना था युद्ध के समय। वैश्य का कार्य कृषि एवं व्यवसाय द्वारा चारों वर्णों का पेट भरना और शूद्रों का कार्य चारों वर्णों का सेवा करना था। दूसरा क्या है, शुरू में वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर किया गया, जो आगे चलकर जन्म पर आधारित हो गया। वर्ण व्यवस्था वंश अनुगत थी, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण होता था, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय होता था। कोई भी व्यक्ति अपना वर्ण जीवन काल में नहीं बदल सकता था। 2 विभिन्न वर्णों में शादी की मान्यता नहीं थी। शादी को वर्ण के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया था। उच्च वर्ण के लोग निम्न वर्ण के लोगों के साथ किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध नहीं रखते थे, उनके साथ भोजन नहीं करते थे, किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखते थे। क्या था? ये था वर्णों की विशेषताएं। अब वर्ण और जाति में क्या अंतर है देखिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में आदिकाल से अब तक आज तक 4 वर्ण मान्यता है, जबकि जातियाँ बहुत अनेक है। वर्ण विभाजित समाज में विवाहों को वर्ण के भीतर प्रतिबंधित कर दिया गया। जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन के कारण शादी पर लगाए गए प्रतिबंध टूटने लगे। 2 विभिन्न वर्णों के मिश्रण से उत्पन्न संतान को वर्ण संकर नाम दिया गया। समय के साथ उनका मिश्रण किसी जाति में रूपांतरित हो गया। वर्ण तो 4 बने रहे, लेकिन समय के साथ अनेक गैर आर्य जनजाति लोग जो विदेशी थे, आर्यों के सामाजिक ढांचे में ढल गए। इन लोगों का समाज में मिश्रण को पंचम वर्ण के रूप में अपनाया गया।
जो अछूत कहलाने लगे। ये अछूत लोग चांडाल, निषाद, बर्बत आदि कहलाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ण तो 4 रह गए पर जातियों की संख्या बढ़ती चली गई। अगला प्रश्न देखेंगे, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द अर्बन लाइफ इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, व्हाट वेर द कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। पूछ रहा है सवाल कि हड़प्पा सभ्यता के शहरी जीवन पे टिप्पणी लिखिए और इस सभ्यता का पतन का क्या कारण था। लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा रहा। हड़प्पा के नगरों के लोग गैर कृषि कार्य करते थे। लोग दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते थे। कृषि कार्य तथा अन्य कार्यों में लगने वाले औजार शहरों के ही लोग बनाते थे। शहर के लोग अनेक वस्तुओं का निर्माण में विशेषज्ञ थे तथा वह मिट्टी के बर्तन, सूत के सामान, मसाले आदि की जरूरत की चीज़ें बनाते या व्यवस्थित करते थे। प्राप्त साक्ष्य के अनुसार वहाँ के लोग तांबा, ब्रॉन्ज, ईंट आदि का निर्माण करते थे। यहाँ प्राप्त मिट्टी पर सील के चिन्ह से यह स्पष्ट होता है कि ये लोग व्यापार भी करते थे। मिट्टी पर लगे सील ये बतलाते हैं कि ये सील वस्तु पर स्वामित्व के लिए लगाई जाती थी। विद्वानों के अनुसार ये लोग कर्नाटका से सोना, अफगानिस्तान से चांदी एवं राजस्थान से तांबा का आयात करते थे। ये था उनका नगरीय जीवन। अब देखेंगे कि उनका पतन का क्या कारण था। सिंधु सभ्यता का पतन। सिंधु सभ्यता का पतन का क्या कारण था? इसके बहुत सारे निम्नलिखित कारण माने जाते हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़ इत्यादि। चलिए देखते हैं। इस सभ्यता के विनाश के निम्नलिखित कारण थे। पहला, भूकंप। सभ्यता के खुदाई पर 7 परतें मिली। कुछ परतें अभी भी कुछ हाल में 2 परतें मिली है, जिससे ये ज्ञात होता है कि प्रत्येक विनाश के बाद लोगों ने नगर का निर्माण किया। इस आधार पे निष्कर्ष निकलता है कि भूकंप के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा रीजन माना जाता है बाढ़। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई थी, इस कारण इस सभ्यता को बाढ़ का खतरा बना रहा। माना जाता है कि सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा आए बाढ़ के कारण इसका पतन हो गया। तीसरा कारण मानते हैं बाहरी आक्रमण। ये सभ्यता प्राकृतिक कारणों से तो कमज़ोर होने ही लगी थी। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे और धार्मिक थे, इसीलिए ये लोग युद्ध में कोई लगाव नहीं रखते थे। बाहरी आक्रमण के कारण इनका पतन माना जाता है। कहते हैं कि खुदाई से मिले गहरे घाव युक्त कंकालों से ये पता चलता है कि आक्रमणकारी ताकतवर थे और घुड़सवार थे, जो इस सभ्यता का विनाश का एक कारण बन के आया। एजी वेल्स के अनुसार इस सभ्यता का विनाश आर्यभाषी लोगों द्वारा बेबीलोन के राजा हम्मुराबी के समय में ही किया गया था। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और कुछ प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।